तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि क्या होता है पीरियोडिक मोशन, क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन और क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। कंक्लूड करूंगा जो लास्ट क्लास में बताया गया, पहले लेक्चर में बताया गया, आपको जाकर के वो लेक्चर देखना चाहिए क्योंकि उस लेक्चर में बहुत सारी बेसिक बातों के ऊपर काम किया गया है। आज के लेक्चर में जो हमारा काम होगा वो प्योरली मैथमेटिकल होगा। आज इस चैप्टर की मैथमेटिकल शुरुआत होने वाली है। उससे पहले मैं कंक्लूड कर देता हूं कुछ बातें, जैसे कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो पीरियोडिक भी होगा, ठीक है, वो पीरियोडिक तो होगा ही होगा, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन कई बार ऑसिलेटरी जो है, ऑसिलेटरी मोशन जब हम कहते हैं उसे, ऑसिलेटरी में कई बार दो तरीके के डेफिनेशन आ जाते हैं कि ऑसिलेटरी में हार्मोनिक ऑसिलेशन हो रही है या नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन हो रही है। उसका क्या मतलब है वो भी समझ लीजिए। हार्मोनिक का मतलब होता है जिसको आप साइन और कॉस में रिप्रेजेंट कर सके, सिंगल साइन या कॉस के टर्म में रिप्रेजेंट कर सके। नॉन हार्मोनिक का मतलब होता है कि आप उसको साइन और कॉस में तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट वो एडिशनल है, ठीक है, ऐड हो रहे हैं वो आपस में। तो यहां पर साइन का भी फंक्शन है, कॉस का भी फंक्शन है और दोनों को ऐड किया जा रहा है। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं नॉन हार्मोनिक। क्लियर? तो आज इन्हीं सब चीजों पे बात होने वाली है, आज इन्हीं सारी मैथमेटिकल चीजों पे बात होने वाली है। तो आज बहुत जो लेक्चर है वो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के इर्द गिर्द घूमता हुआ आपको नजर आएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है, सपोज दैट ये मेरा एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये m मास है। सपोज दैट कि यहां से ये a डिस्टेंस की दूरी पर है और ये यहां पर नेचुरल लेंथ पर है अपनी, मतलब मैंने यहां से a डिस्टेंस की दूरी पे से रखा, ये अपनी नेचुरल लेंथ पर है। अब मैंने इसको खींचना शुरू किया, एक्सटेंशन शुरू किया इसका। सपोज मैं इसको यहां तक खींच के ले गया तो स्प्रिंग और एक्सटेंड हो जाएगी, ये कुछ ऐसी पोजीशन बनेगी। हम सेपरेट यहां पर बना देते हैं कि ये एक्सटेंशन के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। सपोज ये यहां से b डिस्टेंस आगे आ गया, अब आपने इसे छोड़ दिया तो जैसे ही आप इस मास को छोड़ेंगे तो ये इस तरफ को मूव करेगा, है ना, ऑब्वियस है ये इधर मूव करेगा, क्यों, स्प्रिंग इसको अपनी तरफ खींच रही। तो ये इधर आ जाएगा इस पोजीशन पर वापस से, और उसके बाद ये रुकेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर जो आपने इसको खींचने में एनर्जी दी थी अब वो एनर्जी इसके पास है, जिसके चलते इस पॉइंट पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी है जो कि इसे आगे मूव और करने देगी। और कहां तक मूव करने देगी, तो जितना आपने यहां पर एक्सटेंशन दिया था इतना ही एक्सटेंशन और इसको मिलेगा और ये यहां आ जाएगा, और इस केस में स्प्रिंग जो है बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी। ये इसकी पोजीशन हो गई। तो ये कितना मूव करेगा और बी मूव करेगा। तो बी क्या है, बी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है, चाहे आप इसे ए मान लीजिए, इसे भी मान लीजिए, या इसे बी या इसे ए मान सकते हो, ठीक है। मैं यहां पर ऐसा कर देता हूं कि इसको ए कर देता हूं बी की जगह पे, उसका रीजन क्योंकि मैं हर बारी एम्पलीट्यूड को ए बोलूंगा, आपके न्यूमेरिकल्स में भी ए लिखा हुआ होगा, तो इसलिए मैं यहां पर जो है थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कोई भी। तो हम मान लेते हैं कि भाई ओरिजिन से तो ये बी डिस्टेंस की दूरी पर है, पर आपने ए डिस्टेंस तक खींचा इसको, ठीक है, तो ये ए डिस्टेंस तक ही यहां तक भी कंप्रेस करेगा। तो एक्सटेंशन अगर ए डिस्टेंस हुई है तो कंप्रेशन भी ए डिस्टेंस होगी, अगर कंडीशन अप्लाई कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई फ्रिक्शन नहीं है यहां पर। तो बेटा अब यहां पर देखो कि हो क्या रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड किसे कह रहे हैं, जब ये अपनी नेचुरल लेंथ पे था, ये जो पॉइंट है दैट इज नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ बोलते हैं क्योंकि जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, और पोजीशन का नाम होता है मीन पोजीशन, इस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। बहुत बारीकी सिखाऊंगा, बहुत डेप्थ में ले जाकर के चैप्टर को समझाऊंगा आपको। मीन पोजीशन, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर मीन पोजीशन होती है जब t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 होता है, वो एक मिसकंसेप्शन है। देखो
ना तो आपको ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि ये पहले से बी पोजीशन पे है, ना ही ये बताते हैं कि जो है मीन पोजीशन जो है वो डिफाइन इस बात से नहीं होती कि पार्टिकल जो है x इक्वल टू 0 पे था या t इक्वल टू 0 पे था। मीन पोजीशन डिसाइड होती है कि वेलोसिटी कहां पर मैक्सिमम है, जिस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है उसे मीन पोजीशन कहा जाता है। क्लियर होगी बात? जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं आपके एनसीईआरटी में या फिर आपके एसएल में, वहां पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, वहां पे ऐसे बोलते हैं कि ये जो है स्प्रिंग है, ये इसकी मीन पोजीशन है x इक्वल टू 0, आपने खींचा यहां तक तो ये हो गया एम्पलीट्यूड a, तो यहां पर आ गया प्लस a, और ये वापस कंप्रेस होगा और माइनस a तक जाएगा। हमने भी वही किया है, हमने यहां पर लिया प्लस a, यहां पर लिया माइनस a, पर हमने ये भी बताया कि ओरिजिन अगर इधर से होता तो यहां पर b वो पहले से चल चुका होता, b जो उसकी नेचुरल लेंथ है वो। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है उस केस में। और जनरली आपको जो इक्वेशन पढ़ाई जाती है वो ये होती है, हम भी आएंगे अभी इस इक्वेशन पे, इसको ड्राइव करके लेके आएंगे कि ये इक्वेशन कहां से आई। पर आप समझिए कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या आपका रेफरेंस पॉइंट या मीन पोजीशन पर है, इसमें क्या है आपका रेफरेंस पॉइंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां पर स्प्रिंग अटैच है, तो उसकी नेचुरल लेंथ भी आपने ले ली। दोनों का एम्पलीट्यूड ए ही है। अगर आपसे पूछे कि इस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड कितना है तो आप आंसर करेंगे ए आंसर। इसमें आपसे पूछे कि एम्पलीट्यूड कितना है तो आप कहेंगे ए। अब कई बच्चों को यहां पे भी कंफ्यूजन हो सकती है कि सर एम्पलीट्यूड कैसे डिसाइड कर रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड डिसाइड होता है मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन की दूरी। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की जो दूरी होती है उस डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन। तो आई होप आपको ये बेसिक बातें तो समझ में आ गई होंगी। ये किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे न्यूमेरिकल ज्यादातर इससे सॉल्व होते हैं, या फिर ये होती है, ये आपके पेपर में सबसे ज्यादा बार आती है। ये वाली इक्वेशन आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पेपर में आती है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है बताइए, तो आपको लगता है कि यार ये तो बी भी है और ए भी है, तो इसका मतलब इन दोनों का समेशन होगा या इन दोनों का कोई फेजर बन करके आएगा, कुछ आएगा। तो बहुत सारे आप आगे मेथड सीखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा। भैया ए आंसर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड तो ए ही बन रहा है, वो तो उसने पोजीशन बताई है कि मतलब ये कितना आगे तक जा सकता है, तो ये b प्लस ए डिस्टेंस आगे तक जा सकता है और b माइनस ए डिस्टेंस पीछे तक आ सकता है। बट एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? मीन से एक्सट्रीम की दूरी को, इसलिए इनका एम्पलीट्यूड ए ही रहेगा। यहां तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं कि सर ये इक्वेशन बनी कैसे, ये कैसे इक्वेशन आई, ये जो मोशन कर रहा है ये हमने ऐसे कैसे लिख दिया। तो चलिए इस पे काम करते हैं। देखिए भाई, ये मेरे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। क्लियर? अब हम उस इक्वेशन को जानना चाहते हैं कि वो कैसे बनी होगी। तो यहां पर अगर मैं इसको खींचूंगा एफ फोर्स से, तो मुझे एक बात बताइए कि ये एफ फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, जो कि इस तरफ लगेगा रिस्टोरिंग नेचर का जब आप उधर खींचेंगे। इसका मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है ना। किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन ही यही होता है, स्टार्टिंग में बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। मतलब अगर x का ऑर्डर x टू द पावर n लिख दूं तो n की वैल्यू अगर 1 है तो ये सिंपल हार्मोनिक एग्जीक्यूट करेगा। ये एमसीक्यू के लिए ध्यान रखेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n इफ n इक्वल टू 1 देन इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसे ही मैथमेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वहां पर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं एम ए, है ना, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, और ए निकाल सकते हैं यहां से ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाय एम। ये हो गई मेरी एक्सेलरेशन। अब इसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेता हूं, या फिर ये कह दूं कि मैं इसमें यहां पर इस पूरी क्वांटिटी को के बाय एम क्वांटिटी को ओमेगा स्क्वायर लेट कर लेता हूं। ये ओमेगा स्क्वायर है, क्यों लेट कर रहे हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी आप लेट कर लीजिए कि के बाय एम जो है वो ओमेगा स्क्वायर है। ये देखिए जो मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं ना, ये सॉल्यूशन कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। ठीक, ज्यादातर बुक्स में सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे यहां तक आ गए
अब इसके बाद वो क्या करते हैं, इसके बाद वो कहते हैं कि ये भाई d2x dt स्क्वायर है ना, एक्सेलरेशन इज अ डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये कहां से आया, कई बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो बता दूं कि x को अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाय dt बनेगा, जिसको वेलोसिटी बोलते हैं हम, और अगर इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो dx2 बाय dt स्क्वायर बनेगा, जिसको हम, क्योंकि आपने वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट किया तो इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो बात करते हैं यहां पर आगे, तो d2x dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो आपकी बुक में क्या लिखा होता है, डायरेक्टली ये लिखा होता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इस डबल डेरिवेटिव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा, मतलब x का वैल्यू आएगा, वो आएगा a sin ओमेगा t प्लस फाइव। कहानी घूम फिर के फिर वही आ गई कि सर ये आया कैसे, स्टार्टिंग में भी मैंने लिख दी थी, अभी बुक में भी यही लिखी है कि ये होगी, पर ये आया कैसे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे, इस इक्वेशन से निकालेंगे। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको v dv बाई dx लिख सकता हूं? भाई एक्सेलरेशन का ये भी तो फॉर्मूला होता है ना, v dv बाई dx। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, अब यहां से मैं क्या करूंगा, v dv को एक तरफ कर लेता हूं, ओमेगा स्क्वायर एक्स dx को एक तरफ कर लेता हूं, इसको भी इंटीग्रेट करूंगा, इसको भी इंटीग्रेट कर दूंगा। पर प्रॉब्लम है यहां पर, इंटीग्रेट तो कर देंगे पर लिमिट क्या लगाएंगे, तो समझते हैं लिमिट क्या लगाएंगे। मान लो ये मेरा पार्टिकल है जो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, प्लस ए माइनस ए, यहां पर कहीं पर से ये स्टार्ट हो रहा है। हम नहीं मान रहे कि मीन पोजीशन से जीरो से, एक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है, हम मान रहे कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट पर से, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, हम ये मान रहे हैं। इस पॉइंट पर t इक्वल टू 0 हमने लिया कि भाई हमारी स्टॉप वॉच हमने ऑन करी, t इक्वल टू 0, पार्टिकल हमने यहां देखा और हमने देखा कि ये पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है और किसी t टाइम पर यहां पर है, x जो है उसकी पोजीशन है किसी t टाइम पर। क्लियर? अब इसको यहां पर पुट करते हैं लिमिट में। तो लिमिट क्या डालें, अगर मेरे को लिमिट डालनी है, लिमिट क्या डालूं, तो मैं क्या करूंगा कि भाई ये चेक करता हूं कि यहां पर जो है वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है। तो देखो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ना, और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है और वेलोसिटी जीरो होती है। अब इस बात को समझिए, कई बच्चे हो सकते हैं कि कंफ्यूज हुए कि भाई कैसे आ गया ये यहां पर अचानक से। एक बात बताओ, आपने ये स्प्रिंग खींचा, खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए, यहां पहुंच गए। जब आप यहां पहुंचे तो हुआ क्या, यहां पहुंचे तो आप देख रहे हो कि आपको तो बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा है, पर जब आप मीन पोजीशन पे थे तो आपको फोर्स लगाना ही नहीं था, तो इसका मतलब वहां पर एक्सेलरेशन जीरो थी, क्योंकि फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो। पर जब आप एक्सट्रीम पे पहुंचे तो एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा फोर्स वहां पर ऑपरेट हो रहा है। पर पार्टिकल यहां पर आकर रुक गया तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। यहां पर वो सारी एक्सेलरेशन खत्म होती जाएगी और जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, क्यों? एक्सेलरेशन तो है ही नहीं जो उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सके। फिर ये उसी वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ेगा तो फिर से ये इसको कंप्रेस करेगा और ये इसकी तरफ फोर्स लगाएगा, तो एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू को फिर से जीरो करने की कोशिश करेगा, तो यहां पर फिर से जीरो हो जाएगी और ये यहां पर फिर से मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ में आई? अब एक और चीज समझिए, जब हम इस तरफ को मूव करते हैं तो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती है और एक्सेलरेशन धीरे धीरे इंक्रीज होती है। जब हम इस तरफ को मूव करते हैं, पार्टिकल इधर जाएगा फिर वापस लौटेगा, स्प्रिंग से आपने इसको खींचा छोड़ा और ये वापस लौटा, तो जब वापस लौटेगा तो a मैक्सिमम से जीरो हो रहा है, मतलब a तो डिक्रीज हो रहा है, और v जीरो से मैक्सिमम हो रहा है, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है। फिर आप वापस इस तरफ चल रहे हैं, जब इस तरफ चले तो a फिर से मैक्स हो रहा है, मतलब a इंक्रीज हो रहा है, v डिक्रीज हो रहा है। जब आप इस तरफ गए तो इस तरफ जाने पर v इंक्रीज होगा और a डिक्रीज होगा। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखेंगे जो मैंने इस चार्ट में बनाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। अब इसी नोट के बिहाफ पर हम यहां पर लिमिट डाल सकते हैं। देखिए
जब v जीरो है, ठीक है, तो उस समय पार्टिकल कहां पर है? जिस समय v जीरो है उस समय पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन a पे पहुंच चुका है। जब v जीरो है तो पार्टिकल उस समय एक्सट्रीम पोजीशन a पर है, ठीक है, यहां पर मार्क कर देते, ये रहा, ये वो वाला नहीं है, ये वाला है। मैं यहां से इसको हटा देता हूं और यहां पर लिख देता हूं v जीरो a मैक्स। तो पार्टिकल जिस समय उसकी जीरो वेलोसिटी उस समय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर है। आप जब इस समय इधर लेकर के आए हैं उस समय क्या हो रहा है, वेलोसिटी जीरो है और पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है। और किसी भी डिस्टेंस यहां पर चले आए अगर कहीं पर भी, तो उस समय इसका वैल्यू x है मान लीजिए, तो वेलोसिटी कुछ होगी v, यहां पर कुछ तो वैल्यू होगी भाई, यहाँ मैक्सिमम है, मैक्सिमम से उधर जा रहा है, जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो वैल्यू होगी ना v, तो यहाँ हमने v डाल दिया। बात समझ में आई यहाँ तक? अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये v स्क्वायर बाय 2, v से लेके 0, फिर हमने डाला ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स से लेके 0। अब हम आगे करते हैं इसको सॉल्व, तो इसमें लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट हो गई हमारी v स्क्वायर माइनस बाय 2, क्योंकि जीरो डालेंगे तो जीरो हो जाएगा और ये डालेंगे तो माइनस हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर, जीरो, जीरो नहीं एम्पलीट्यूड ए था यहाँ पे, सॉरी जीरो डाल दिया, ए था यहाँ पे, तो ये एक सेकेंड, इसको यहां से क्लीन कर देते हैं, और ये 0 a, तो ये a स्क्वायर, और यहां पर x था, यहाँ पर 0 नहीं था, x था, तो यहां पर x डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, और जो 2 था वो भी कैंसिल आउट, बच गया हमारा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है, अगर वेलोसिटी का न्यूमेरिकल आए तो। अब यहां से तो हमारी आ गई वेलोसिटी, अब वेलोसिटी से मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं, तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, dx बाय dt ओमेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो dx को क्या लिखा जा सकता है ऐसे, dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ओमेगा dt, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। फिर से लिमिट की जरूरत पड़ेगी, तो जिस समय टाइम जीरो है उस समय पार्टिकल एक्स नॉट पर है, देखो टाइम जीरो पे पार्टिकल एक्स नॉट पे है, जिस समय टाइम टी है उस समय पार्टिकल एक्स पे है, यहाँ एक्स डाल दिया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा इसका साइन इनवर्स, और वैल्यू होगी एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। लिमिट पुट कर देंगे एक्स नॉट से लेकर के एक्स तक, और इसमें पुट कर देंगे 0 से लेके टी तक, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस, सॉरी माइनस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए, एक्स नॉट क्या है, इनिशियल पोजीशन उसकी, इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो ये आ गया साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए। एक्स नॉट बाय ए, साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए क्या है, बेसिकली एक एंगल है। कौन सा एंगल, वो इसकी पोजीशन डिफाइन करेगा कि पार्टिकल का पोजीशन क्या है और पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों बातें डिफाइन करता है। ये भी बताता है कि पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0 पर कहां था और वो किस डायरेक्शन की तरफ जाने वाला था। द फेज, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, ये जो वैल्यू आई है दैट इज कॉल्ड इनिशियल फेज। So initial phase is defined what? It defined the initial position of the particle as well as its motion, its direction of motion किधर है वो भी बताएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं फाई। तो ये हो गया फाई हमारा। अब
इसके आगे हम सॉल्व कर देते हैं इसको। तो साइन इनवर्स को उधर भेज दीजिए, x बाय ए इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहां से ये इक्वेशन आई है। जिस इक्वेशन को ड्राइव करने से अच्छी अच्छी बुक्स कतराती हैं वो ये इक्वेशन है और यहां से बनी है। क्लियर? तो ये जो है पूरा जो आपने पढ़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये उसकी इक्वेशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एसएचएम इक्वेशन जो है ये होती है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। हमारे पास यहां पर जो रिलेशन आ गए हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक रिलेशन हमने ये निकाला है, एक रिलेशन हमने ये निकाला है, एक रिलेशन हमारा ये वाला है। तो हमारे पास कौन कौन से रिलेशन आ गए? एक ये रिलेशन आ गया, एक इक्वेशन ये है हमारे पास एक्सीलरेशन की डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये है वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये है डिस्प्लेसमेंट की टाइम के साथ। अब मुझे जाननी है वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम के साथ, तो मैं क्या करूंगा, इसी इक्वेशन को फर्दर डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम के टर्म में आ जाएगी। अगर मुझे v निकालना है तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे कैसे? ए कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर चेन रूल लगेगा, अंदर क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ओमेगा टी में टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, टी का हो जाएगा 1 और फाइव हो जाएगा 0। तो आंसर हो गया हमारा v इक्वल टू ए ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव। तो एक हमारे पास फर्दर ये एक नई इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन किसकी है? वेलोसिटी की टाइम के साथ। सारी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है जितनी बता रहा हूं आपको, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद मुझे एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन के लिए मैं फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा। ए ओमेगा को बाहर रख लेता हूं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी होता है, और फिर से चेन रूल लगेगा तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखिए नेगेटिव साइन यहां पर आया ऑटोमेटिकली। ये नेगेटिव साइन ही ये इंडिकेट कर रहा है कि जो नेचर है वो रीस्टोरिंग नेचर है। तो हमारे पास ये भी एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर कितनी इक्वेशन हो गई? 1 2 3 4 5 और एक छठी इक्वेशन विच इज इक्वेशन ऑफ फोर्स, ये वाली जो है ये इक्वेशन जो है हमारे पास दैट इज इक्वेशन ऑफ फोर्स। तो ये हमारे पास सारी इक्वेशंस आ गई। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन समझा, फोर्स की इक्वेशन जो फंडामेंटल इक्वेशन है उसका इस्तेमाल किया, उस इक्वेशन से एक्सीलरेशन में लेके आए और एक्सीलरेशन को वेलोसिटी के टर्म में लिख करके इंटीग्रेट किया और हमारे पास वेलोसिटी आ गई। उस वेलोसिटी को हमने फर्दर से इंटीग्रेट करके उससे डिस्प्लेसमेंट निकाला, और जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम आ गई तो हमने वेलोसिटी भी इन टर्म्स ऑफ टाइम बता दी और एक्सीलरेशन भी इन टर्म्स ऑफ टाइम बता दी। तो ये हमारी 6 फंडामेंटल इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। आई होप बच्चों आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज इसको रिवाइंड करके एक बार और देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रोसेस किया गया है। एक एक स्टेप को बड़े बारीकी से समझाया गया है, लिमिट्स क्यों ली गई हैं, कैसे ली गई हैं वो भी आपको समझाया है, पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। तो इस पे थोड़ा सा काम करिए, आपको डेफिनेटली ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। हो सकता है कई बच्चों के लिए ज्यादा मैथमेटिकल हो, कुछ बच्चे जो इनका मैथ्स अच्छा है उनके लिए बहुत आसान हो ये बातें। तो देखिए सब बच्चों को नंबर लाने हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं है मेरी नजर में जो नंबर नहीं ला सकता। सिर्फ जरूरत है तो चीजों में पेशेंस रखने की और उनको बार बार करके रिपीट करके सीखने की। तो यहां तक आपको बात समझ में आई। ये आपका इनिशियल फेज होता है फाई। फाई को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो साइन फाई, भाई मैंने फाई किसे लेट किया है? फाई इस पूरी क्वांटिटी को लेट किया है, तो फाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए। तो मैं कह सकता हूं साइन फाई इज इक्वल्स टू एक्स नॉट बाय ए। तो यहां से मैं फाई निकाल सकता हूं इनिशियल फेज। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। अभी तो आपको सिर्फ ये एक एंगल लग रहा होगा, बट मैं अभी आपको कुछ न्यूमेरिकल दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन से।